नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम दीवानी कचहरी परिसर में हैं और एक विधेयक पर हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष द्विवेदी जी से। तो मनीष द्विवेदी सर से उस विधेयक पे आइए शुरुआत करते हैं। सर, ये जो एक महिला विधेयक बिल आने वाला है संसद में, उस महिला विधेयक में क्या है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है समाज पर? जी सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका स्वागत और अभिनंदन है गोरखपुर सिविल कोर्ट परिसर में। मैं मनीष कुमार द्विवेदी, सिविल कोर्ट अधिवक्ता। आप बिल के संदर्भ में जानना चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो नई संसद का उद्घाटन हुआ है, आज शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, भगवान गणेश का आज दिन है और बहुत शुभ दिन पे नई संसद का उद्घाटन हुआ है। तो इस दिन पे एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम ये उठाया है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय में इसका प्रभाव आप बहुत दूर तक देखेंगे। महिला विधेयक की बात समझ लीजिए, अगर मोटा मोटी कहा जाए तो ये 100 साल पुरानी है। आप कहेंगे कैसे? ये जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, 1931 में सरोजिनी नायडू के द्वारा सर्वप्रथम अपनी प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। उसके बाद से धीरे धीरे आज़ादी मिली हम लोग को, फिर 1966 में इसकी मांग हुई। उसके बाद धीरे धीरे फिर चलता रहा, बात होती रही। तो 1996 में देवगौड़ा की जब सरकार थी, माननीय देवगौड़ा जी जो सरकार थी, तो उनके द्वारा ये विधेयक लाया गया था, तो नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। अब 27 साल बाद फिर से ये माननीय मोदी जी द्वारा जो महिला विधेयक लाया गया है, अभी नई संसद में पहला विधेयक जो टेबल पर रखा गया है, ये बहुत ही समझ लीजिए आने वाले समाज को बहुत आगे तक ले जाएगा और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम जितने भी नेतागण हैं जो इस बिल के पक्ष में हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इसमें समझ लीजिए समाज की 50% आबादी को प्रतिनिधित्व की बात की गई है। आखिर महिलाओं को हम जब आगे रखेंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, तभी तो उनकी आवाज़ हो पाएगी। खाली कहने से, निबंध लिखने से कि महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिख दीजिए तो महिला आगे हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। हमको अपने घर से चालू करना पड़ेगा, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो अपने घर से सेना में होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं की बात हो रही है और ये देश की 50% आबादी है, तो उसको किस प्रकार आप इग्नोर कर सकते हैं? तो मैं एक बार फिर पुनः माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। आने वाले समय में इसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ेगा। जी, ये अगर यह बिल पास हो जाता है तो समाज में किस तरह का उलटफेर होगा और किस तरह से लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बनेगा और क्या लाभ होगा महिलाओं को? जी, ये बिल पास होता नहीं, पास होगा ही। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिल जो है सभी के लिए सार्थक है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, थोड़ा बहुत जो भी हो, कि सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। क्योंकि देख लीजिए, एक तो चुनाव है, ऊपर से ये बिल ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी 50% आबादी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको जवाब भी देना है जनता का। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी पार्टियाँ इसका समर्थन करेंगी। जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, ड्राफ्ट को देख के आगे चल के उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बहस बहुत पुरानी रही है। और आपने अभी बात कही कि क्या उलटफेर होगा, तो उलटफेर तो कुछ नहीं होगा। समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और इससे आने वाले समय में आप देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति में मानसिकता है चारों तरफ फैला हुआ है, इस वजह से हमने कहा। नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो उसी विषय में बोल दूं कि इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर था। आपका इशारा यही था कि तमाम जो 33% आरक्षण है अदर में, जो प्रधानपति की बात हो रही थी, आने वाले समय में ये भी विधेयक कहीं वैसा ना हो जाए। नहीं, देखिए, एक ब्लॉक स्तर पे और एक संसदीय क्षेत्र में स्तर पे बहुत अंतर होता है, ठीक है। चाह के भी वहाँ महिलाएं जब पहुँचेंगी तो अपनी बात रखेंगी, अपनी चीज़ें रखेंगी, तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि ये विधेयक आने वाले समय में महिलाओं को इतनी आगे तक ले जाएगा कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जब महिला रखेंगी, उससे वो सारे समाज के जो उनके प्रभाव पड़ते हैं, उनको जब अपनी बातों को सही ढंग से रखा जाएगा तो एक सही तरीके से उसका नज़रिया बदलेगा लोगों का। और ये बिल जब आया है तो आप समझ लीजिए, जहाँ तक मुझे पता है कि इस समय मौजूदा लोकसभा की जो संख्या है महिलाओं की, वो 82 है। अभी माननीय अर्जुन मेघवाल जो हम लोग के कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा दी गई वक्तव्य है लोकसभा में।
तो 82 लोकसभा की महिलाओं की संख्या है फिलहाल में, ठीक है। और ये जब बिल पारित हो जाएगा तो सोचिए ये जो रिजर्व की संख्या जो है ये 181 तक रिजर्व हो जाएगा। यानी मौजूदा समय में लोकसभा की जो संख्या है 543 543, उसमें 181 सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। समझिए मेरी बात को। और मौजूदा दौर में बीजेपी की सरकार है, जो मौजूदा सरकार है उसमें महिलाओं की जो संख्या सबसे ज़्यादा है, 82 की बात हो रही है। तो जब रिजर्व की संख्या बढ़ेगी 81 हो जाएगी तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बहुत अच्छी ढंग से आएगा। और जब महिलाएं आएंगी देश की संसद में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी समस्याएं रखेंगी, उजागर होंगी, देश की तमाम चीज़ों को बात रखेंगी, एक सही ढंग से एक रूपरेखा तय होगी। जी, तो ये मतलब विधेयक जल्दी ही पास होने वाला है और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष द्विवेदी जी से अभी आपने सुना, तो इसमें और कुछ जो नया इसमें जुड़ने वाला है और क्या चीज़ें अगर बताना चाहते हैं तो बताएं। जी, अभी देखिए, अभी टेबल पे विधेयक रखा गया है, अभी कल इस पे बहस होगी। 5 दिन का सेशन है, जैसा आप लोग को पता है, विशेष सत्र बुलाया गया है इसके लिए, तो कल बहस चलेगी। ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें जो बहस होगी, बात अभी चल रही है कि जो महिला आरक्षण जो किया गया है इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है इस विधेयक को। तो इसमें नारियों को सशक्त बनाया जाएगा इस विधेयक के माध्यम से। और इसमें जो बात की गई है कि इनका जो आरक्षण मिल रहा है ये SC ST के तहत मिल रहा है, उनके कोटे में ही मिल रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि ये जो आरक्षण होगा ये सिर्फ लोकसभा में है और राज्यों के विधानसभाओं में है, राज्यसभा में नहीं है। याद रखिए, ये लोकसभा में होगा, राज्यों की विधानसभाओं में होगा, दिल्ली की विधान सभाओं के लिए अलग है। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात की गई है, 1/3 की बात की गई है, और लोकसभा में बात की गई है। तो अभी देखिए कल से बहुत चालू होगा और ड्राफ्ट का क्या प्रारूप है आने वाले समय में हम देखेंगे। जैसी जानकारी मिलती है आपको, आप सबके और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं अवगत करा दूंगा। तो जो जैसा कि आपने बताया कि SC ST जो उन लोग का कोटा है उसी के तहत इसमें दिया जाएगा। जी। तो एक तरह से तो देखा जाए कि तो उनका जो है उसके हक पे सरकार मारने की प्रक्रिया अपना नहीं, ये कैसे हो गया? आप समझिए, देखिए महिलाओं में जो ST ST कैटेगरी के हैं बहनें हमारी, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी ना। तो 181 जो सीटें हैं, ये पहले से मिला हुआ है ना। ये 33% आरक्षण जो है, 1/3 आरक्षण महिलाओं के रिजर्व सीटें हो गई। अब 181 सीट में कोई पुरुष नहीं ले जाएगा, वो महिलाओं का अधिकार होगा। उसमें तमाम कैटेगरी की महिलाएं आ जाएंगी, हमारी बहनें आ जाएंगी। तो उनको बात हो रही, पहली बार ऐतिहासिक कदम हो रहा है, कोई भी सरकार इसको छूने का काम नहीं कर रही थी। 2008 में आपने सुना होगा, 2008-10 में UPA की गवर्नमेंट थी तो इस विधेयक को लाई थी वो, तो उसमें राज्यसभा से तो पास हो गया था, लोकसभा में वो बिल फाड़ दिया गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अन्य जो दल थे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, कोई भी सरकार इसको छूना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुरुष मानसिकतावादी है वो हावी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। अगर सरकार ये लेके आई है तो ये मान के चलिए कि इसको पूरा होगी। और मैं बार बार अपने वक्तव्य, देखिए जो कोई भी अच्छा काम कहेगा उसको बोलने में, करने में कोई हर्ज नहीं है। आज अगर महिलाओं के लिए एक कदम उठा है तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है कि आज जो कदम उठा है इसका श्रेय माननीय मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही होगा काम। तो जैसा कि अभी लोकसभा जो चुनाव होता है तो उसमें अभी फ़िलहाल तो SC ST का ही सीट रिजर्व होता है, किसके अलावा भी रिजर्व होता है? नहीं, वही होता है। देखिए ST SC का महिला सीट तो रिजर्व होता नहीं होता है। बस आप बिल्कुल सही बात बोले, एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पे। बाद महिला सीट रिजर्व एक अलग से कॉलम फिर बढ़ जाए। जी बिल्कुल सही। ST SC का जो सीटें हैं उसी में बढ़ा के 181 की ये बात की गई है। अभी आने वाले समय में ड्राफ्ट आने वाला है, देखिए कल से बहस चालू होगी, तो हमको भी धीरे धीरे करके कुछ जानकारी होंगी। आपको जैसे पता है कि ये गवर्नमेंट सब चीज़ें गोपनीय बना के रखती है, तो हमको जितनी जानकारी मिल पाई है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। देखिए कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको अच्छा बोलने में हर्ज नहीं है। हर चीज़ में हम कमी बेसी देखेंगे तो होने वाला है नहीं। लेकिन ये देखिए कि ये जिसकी बात की गई है ये महिलाओं की बात की गई है, ठीक है। उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर उनकी समस्याएं समाज में और चीज़ें कौन रखेगा? तो 50% आबादी की तो हम लोग बात करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि महिलाओं की जो वोटरों की संख्या है वो 43 करोड़ है। 43.5 करोड़ जो महिला वोटर हैं हमारे,
और टोटल वोटरों की संख्या 90 करोड़, आप सोच सकते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट में पिछली बार जैसे डाटा कि हमको पता चला है कि 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था, तो उनके लिए भी ये मास्टर स्ट्रोक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति करने आया है, अपने हिसाब से ही करेगा। लेकिन देखना ये है कि उस राजनीति के माध्यम से किसको कितना लाभ हो रहा है। हमको ये देखना है कि सरकार कदम जो बढ़ा रही है वो किस स्तर तक बढ़ा रही है। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव से जस्ट 1-2 महीना पहले 10% सवर्ण आरक्षण की बात की गई थी, 10%। आप ये मत देखिए कि सरकार चुनाव से पहले कर रही है बाद में कर रही है, ये देखिए कि वो 10% आरक्षण सही दिशा में हो कि नहीं है। उसके माध्यम से EWI आया। बहुत से ऐसे सवर्ण वर्ग हैं जो सवर्ण वर्ग से आते हैं, बेचारे आर्थिक रूप से उत्तंग हैं। भाई कोई सवर्ण है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रजवाड़ा हो गया, ऐसा नहीं है जी। तो सवर्ण होने के नाते उनको बेचारे 10% आरक्षण मिला, EWS की कैटेगरी में आए। वो 10% आरक्षण की वजह से आज वो अपनी बात रख पा रहे हैं, हर जगह पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा कदम था। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कहीं कोई हर्ज नहीं है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। आज भी कुछ ऐसे तबके हैं जो अंतिम पंक्ति तक नहीं है, समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे जो भाई बंधु हैं अदर कैटेगरी के, उनको बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मैं पक्षधर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना जरूर चाहिए कि जिन तबकों को, जिन वर्गों को आरक्षण मिल चुका है, वो अन्य लोग का हिस्सा तो नहीं मान रहे हैं ना। मान लीजिए एक व्यक्ति को आरक्षण मिलता चला जा रहा है, वो तो बढ़ गया, लेकिन उसी के समाज के व्यक्ति पीछे हट गए, पीछे चले गए। तो देखना ये है कि आरक्षण जो मिल रहा है वो सही दिशा में जिनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा कहना मतलब ये है, मैं कहीं से भी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ, मैं आरक्षण विरोध की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं समीक्षा की बात करता हूँ। बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण का लाभ सभी को मिलना चाहिए कि जो जिस कैटेगरी में है उसका सही ढंग से पालन हो। और एक बहुत अच्छा विधेयक है, मैं फिर अपनी बात को बोलना चाहूँगा कि महिला विधेयक जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, बहुत सकारात्मक कदम है। मैं एक बार फिर आपको, आपके सभी दर्शकों को, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं इस बिल के लिए जी। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष द्विवेदी जी को, जिन्होंने अभी महिला आरक्षण विधेयक पे बताया है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा इस विधेयक के बारे में कि हमारे वकील साहब किस तरह का अपना वक्तव्य दिया है, और आप क्या सोचते हैं इस विधेयक के बारे में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।